मैं अदालत से दरख्वास्त करूँ कि माजिद की गुमशुदगी के साथ साथ ज़हीर रिपोर्टर और जायदा की मौत की तफ्तीश की जाए। बता दें पीर दाऊद को ये केस भी चलेगा, पीर अनीस को उसके जुराइम की सजा भी मिलेगी। किसी और के गुनाह की सजा तुझे कैसे दे सकती? मैं बानू से शादी करूंगा। मुझे तो शादी नहीं करनी। आज जो गवाह मैं अदालत के सामने पेश करने जा रही हूँ, उसकी गवाही सुनने के बाद अदालत को फैसला करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब वाला, मेरे मौक्कल पर लगाए गए तमाम तर इल्जामात न सिर्फ गलत, झूठ और बेबुनियाद हैं। वो शख्स माजिद, जिसकी गुमशुदगी का केस फाजिल वकील ने दायर किया है, मेरा मौक्कल तो उस शख्स का नाम भी नहीं जानता और उससे मुलाकात तो बहुत दूर की बात है जनाब वाला। आज तक उनका कभी फोन पे भी राब्ता नहीं हुआ। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि माहीन इब्राहिम जैसी सीनियर और नामी ग्रामी वकील न जाने क्यों और किन बुनियादों पर इस केस को लड़ने के लिए आमादा हो गए, जबकि दरख्वास्त गुजार ने खुद इस बात का इकरार किया है कि उनके पास लगाए गए तमाम इल्जामात का न तो कोई सबूत है और न कोई गवाह। जनाब मौला, ये लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि इनका दोस्त माजिद मखदूमाबाद में गया था। वो क्यों गया, किस काम से गया, कब गया, इनको कुछ पता नहीं। लिहाजा अदालत को चाहिए कि वो अपना कीमती वक्त इस झूठे केस पर जाया न करें। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरे मुअज़्ज़ज़ मुवक्किल की किरदार कुशी है, उनकी सियासी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है जनाब वाला। लिहाजा मेरी अदालत आलिया से दरख्वास्त है कि इस मुकदमे को झूठा और बेबुनियाद करार देकर फिलफौर खारिज किया जाए और मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू। जनाबे वाला, मुझे लगता है कि वकील साहब बहुत जल्दी में है कि केस ख़त्म किया जाए। वो शायद ये भूल गए हैं कि ये मुकदमा सिर्फ माजिद की गुमशुदगी का नहीं है, बल्कि इसके साथ कई मुकदमात जुड़े हुए हैं। अगर भूल गए हैं तो मैं याद दिला देती हूँ। माजिद अपनी क्लास फेलो जाहिदा के बुलाने पर मखदूमाबाद गया था। माजिद और जाहिदा एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। जब ये बात पीर दाऊद और उनके बेटे अनीस को पता चली तो उन्होंने किसी मंसूबे के जरिए माजिद को मखदूमाबाद बुलाया और गायब कर दिया। यही नहीं, लेकिन जब मखदूमाबाद में रहने वाले ज़हीर रिपोर्टर ने अपनी एक वीडियो में इंकशाफ किया कि माजिद का कत्ल हुआ है, तो कुछ दिन बाद उसका भी कत्ल हो गया। और जाहिदा ने जिस दिन माजिद को मखदूमाबाद बुलाया, उसी दिन उसकी मौत हो गई और उसकी मौत को तबाही मौत करार देकर रातों रात दफना दिया। जनाबे वाला, ये केस इतना भी सादा नहीं है जितना वकील साहब इसे पेश कर रहे हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि माजिद की गुमशुदगी के साथ साथ ज़हीर रिपोर्टर और जाहिदा की मौत की तफ्तीश की जाए। ऑब्जेक्शन मिला। जनाब वाला, मेरी मोहतरम वकील साहिबा एक बाइज्जत और शरीफ खातून की इज्जत को दागदार कर रही। जनाब वाला, इन्हें कम से कम इस बात का ख्याल तो रखना चाहिए कि जिस लड़की का ये जिक्र कर रही हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और वैसे भी ये खवातीन के हवाले से, उनके हकूक के हवाले से बहुत अलंबरदार हैं, उनकी बहुत हेल्प करती हैं। इन्हें कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ खानदान की लड़की की इज्जत को इस तरह भरी अदालत में उछालना नहीं चाहिए।
जज साहब, मैं किसी की भी इज्जत नहीं उछाल रही, बल्कि हकायक अदालत के सामने पेश कर रही हूँ। क्या वकील साहब इस बात से इनकार कर सकते हैं कि माजिद गुमशुदा है और जाहिदा की मौत हो चुकी है? क्या वो ये बात जुटला सकते हैं कि वो दोनों क्लास फेलोज थे और एक दूसरे को पसंद करते थे? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके फोन रिकॉर्ड्स बहुत हैं इस बात को साबित करने के लिए कि उन दोनों के बीच में पसंदीदगी थी। मैं एक बार फिर कहूंगी कि इनके मौक्कल, जिन्हें ये बहुत शरीफ और इज्जतदार कहकर अदालत को गुमराह कर रहे हैं, वो एक नहीं बल्कि कई लोगों के कत्लों में मुलविस हैं। और मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि पीर अनीस को जमानत ना दी जाए, क्योंकि वो इतने बाअसर खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि अगर उनकी जमानत हो गई तो इस केस पे असर हो सकता है। That's all। आप क्या कहते हैं वकील साहब, क्या इनकी बात मान ली जाए? वाला मेरी मोहतरम दोस्त जो कुछ भी फरमा रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे मौक्कल का ताल्लुक एक नहायत ही मुअज़्ज़ज़, शरीफ और सियासी खानदान से। इनकी बहन की मौत को जो वकील साहिबा मुतनाज़ा बना रही हैं, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ जनाब वाला। और जनाब वाला, अगर अदालत हुक्म सादर फरमाए तो मैं इनकी बहन की मौत की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश करने को तैयार हूँ। जनाब वाला, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ बैठा हुआ हर शख्स मेरे मौक्कल के खानदान से अच्छी तरह वाकिफ है। जनाब वाला, इस खानदान की एक सियासी साख भी है और ऐसे मौके पर इन्हें गिरफ्तार करके, और उस वक्त जबकि उनकी सियासी कैंपेन चल रही है, अवाम पहले ही इस बात पे बहुत गम गुस्से में है, उनको गिरफ्तार करके उनके बुनियादी हकूक से महरूम किया जा रहा है। जनाब वाला, अगर अदालत फिर भी इस झूठे और बेबुनियाद इल्जाम की तहकीकात करना चाहती है तो मेरे मौक्कल 24 घंटे हाजिर और तहकीकात में हर किस्म का जनाब वाला गैर मशरूत तावन करने के लिए भी तैयार है। जनाब वाला, इन्हें गिरफ्तार करना एक मुअज़्ज़ज़ इंसान की सियासी साख को दांव पर लगाने के मुतरादिफ है। जज साहब, मुझे लगता है कि वकील साहब के लिए वो लोग मुअज़्ज़ज़ होते हैं जो अमीर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, बादशाह लोगों के साथ उठना बैठना होता है उनका। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी कि मुअज़्ज़ज़ लोग अमीर लोग नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जिनका किरदार बुलंद होता है। और मैं अदालत से ये दरख्वास्त करूँगी कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक मुल्ज़िम को उनके नाम से मुखातिब किया जाए, ना कि उन्हें मुअज़्ज़ज़ करार दिया जाए। शुक्रिया। मोहतरमा, मुअज़्ज़ज़ ही रहता है, आप उसे किसी भी नाम से पुकार लें, उनका एक असर और रसूख है, सियासी खानदान है। अभी वो इस अदालत में मुल्ज़िम है। देखिए, आप दोनों सीनियर वकला हैं, क्या आपको ये कहना पड़ेगा कि आप अदालत को मुखातिब करके बात करें, क्रॉस टॉक करने से परहेज करें? सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। देखिए वकील साहिबा, ये केस अभी इनिशियल स्टेज पर है, इस पॉइंट पर हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हो सकता है कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त हो और ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो। मेरे ख्याल में आप अभी अदालत को ये केस समझने का मौका दें। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये केस इंतहाई हसास नौइयत का है, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये भी दुरुस्त है कि ऐसे केसेस में एक गवाह का मिलना बहुत मुश्किल होता है। अदालत को हालात और वाक़यात को देखकर फैसला करना पड़ता है, और कुछ तो अदालत के सामने हो जिसको देखकर अदालत अपनी राय कायम कर सके। मैं ये केस ख़त्म नहीं कर रहा। अगर आपके पास अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए गवाह है तो उसको अगली पेशी में पेश करें। दूसरी सूरत में अदालत मुल्ज़िम को ज़मानत देने का फैसला कर सकती है। अगली पेशी तक अदालत बर्खास्त की जाती है। थैंक यू मिला। शुक्रिया। हेलो, माहीन इब्राहिम बोल रही है ना? जी, आप कौन? आपका वेल विशर हूँ। एक मुसीबत से बचाना चाहता हूँ आपको।
ये जो आपने पीर दाऊद के बेटे पीर अनीस के खिलाफ केस किया है, इस केस से आप फौरी तौर पर पीछे हट जाएं, वरना आपके साथ वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, तो धमकी देने के लिए फोन किया आपने? थ्रेट दे रहे हैं मुझे? अरे नहीं नहीं नहीं, एक तो आप लोगों का ये बड़ा मसला है, थ्रेट और मशवरे में फर्क ही नहीं करते। मैं तो आपको मशवरा दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखें, आप जो कोई भी हैं, आप पीर दाऊद को ये मेरा पैगाम पहुंचा दें कि अगर वो इतने ही ताकतवर हैं तो इस तरह लोगों से फोन पर धमकियां नहीं दिलवाएं, बल्कि इतनी जुर्रत रखें कि आके मुझसे खुद बात कर सकें। मुझे यकीन है कि जो इंसान अपनी बेटी के इतने से फैसले पर उसका कत्ल कर सकता है, उसमें कभी भी इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो मेरा सामना कर सके। किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। अब तक आपने जिन लोगों के खिलाफ केस लड़े हैं वो कोई और लोग थे। पीर दाऊद के हजारों लाखों मुरीद हैं जो उनके एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। अगर आपने मेरे बारे में कुछ जानकारी की होती फोन करने से पहले, तो कॉल करने की भी जहमत नहीं होती। मैं उनमें से नहीं हूँ कि इन गीदड़ भपकियों से डर कर मैं पीछे हट जाऊँ। बता दें पीर दाऊद को, ये केस भी चलेगा और पीर अनीस को उसके जुराइम की सजा भी मिलेगी। बचा सकते हैं तो बचा लें। क्या मैं बानू से मिल सकता हूँ? अनीस, 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 अनीस। मुझे माफ कर दे बानू। मैंने उस दिन ना जाने गुस्से में क्या क्या कह दिया था। तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं था और तुम्हारे साथ तो जुल्म हुआ है। किसी और के गुनाह की सजा तुझे कैसे दे सकता? मैडम माहीन, आप जो भी फैसला करेंगी मुझे मंजूर है। मैं बानू से शादी करूंगा। इसको ऐसे अकेले तन्हा तो नहीं छोड़ सकता। लेकिन मेरे को तुमसे शादी नहीं करनी। मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसको मुझ पे भरोसा ही ना रहा। बानू, ये तू क्या कह रही है? तू जानती है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे को तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत नहीं है जफरी, और ना ही तुम्हारे सहारे की। और ये जो शादी करके तुम मुझ पे मेहरबानी करना चाहते हो ना, मत करो। नहीं बानू, मैं तुझ पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहा। तू मेरी मंगेतर है। मामा मामी ने हमारा रिश्ता तय किया था, तुझे याद नहीं? अच्छा जफरी, तो क्या तब मैं तुम्हारी मांग ना थी जब तुम मुझे छोड़ के गए थे? जफरी, तुझ में और गांव वालों में ना कोई फर्क नहीं है जो किसी और के गुनाह की सजा अपनी ही बहन बेटी को देते। मुझे तुझसे शादी नहीं करनी जफरी। मेरे को किसी से शादी नहीं करनी, क्योंकि हर मर्द एक जैसा ही होता है। दी, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, आपकी तरह पढ़ना चाहती हूँ, मजबूत होना चाहती हूँ। मैं गांव की उन औरतों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती जिनकी जिंदगियों का फैसला उनके मर्दों के हाथों में होता है। दी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। रूसा, एक बार और सोच लो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें इस फैसले पर पछतावा हो। ना दी,
मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी तरह मजबूत बनना। मैं आपको छोड़ के चली गई ना तो बहुत पछताऊंगी। मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी भी, और यही मेरा आखिरी फैसला। आप इस जफरी से कह दें कि हमेशा के लिए चला जा और मुझसे मिलने कभी ना। बानो मेरी बात मुझसे शादी करो। क्या हुआ? जैसा तुम चाहती थी वैसा तो हो गया है। अशर इब्राहिम को सजा होगी, तुम्हारी बहन को इंसाफ मिल के। क्या अब भी तुम अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचोगे? पता नहीं। क्या पता नहीं? देखो, मैं मानता हूं तुम्हें जिंदगी में बहुत दुख मिले, लेकिन जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। हो सकता है आगे जिंदगी में तुम्हारे लिए बहुत खुशियां लिखी हो। मुझे लगता है तुम्हें जिंदगी को एक और मौका जरूर देना चाहिए। मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इस जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरी मदद की, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझसे ऐसी कोई भी तवक्को मत रखिए जो मैं पूरी नहीं कर सकती। मैं चलती हूँ। बैठो। अजीब पागल लड़की हो तुम, समझ ही नहीं रही। तुमसे प्यार करने लगा हूं मैं, सच्चे दिल से चाहने लगा हूं तुम्हें। तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। क्या इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जो होना था हो चुका, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आने वाले वक्त को तो बदल सकते हैं ना। और मैं बदलूंगा तुम्हारा वक्त। तो मुझे एक मौका देके तो देखो, एक बार मुझे आजमा के तो देखो प्लीज। Thank you. हेलो जी मैडम, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। डोंट यू वरी, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। आप टेंशन मत लें। ओके, अल्लाह हाफिज। जनाब वाला, मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरी मुअज़्ज़ज़ वकील ने जो भी इल्जामात लगाए वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। लिहाजा मेरी अदालत से गुजारिश होगी कि इन्हें हुक्म सादर फरमाया जाए कि इस गलत बयानी पर माफी मांगे, ताकि आइंदा ऐसी गलती सरजद ना हो। जी माहिन साहिबा, इन्होंने तो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिए हैं। आपके गवाह कहाँ हैं? जी जज साहब, आज जो गवाह मैं अदालत के सामने पेश करने जा रही हूँ, उसकी गवाही सुनने के बाद अदालत को फैसला करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और वकील साहब जो ये फेक सर्टिफिकेट दिखाकर माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, उनको खुद माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो तो ठीक है, मगर आपके जो भी गवाह हैं उन्हें बुलाएं। इंतजार किस बात का है? जी जज साहब, वो रास्ते में ही है, बस पहुंच ही रही होंगी। ये क्या बात हुई? अदालत का वक्त बहुत कीमती है। वक्त पर गवाह की हाजिरी को यकीनी बनाना
आपकी जिम्मेदारी है। जनाब वाला, अदालत में इनके गवाह की गैर मौजूदगी ये साबित करती है कि इनके पास न तो कोई गवाह है और न कोई सबूत। इनके पास लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इल्जाम है। जनाब वाला, मेरे ख्याल में अदालत को ये हुक्म सादर करना चाहिए कि वो किसी को भी ये मौका फराहम ना करे कि वो मेरे मौक्कल की किरदार कुशी करे। अब आप क्या कहती हैं? जज साहब, वो बहुत मुश्किल से यहाँ आ रही हैं और क्योंकि अदालत का काम है और नाम है इंसाफ देना, तो कभी कभी इंसाफ देने में भी कुछ वक्त लग जाता है। तो मैं अदालत से दरख्वास्त करूँगी कि ज़रा वक्त दिया जाए। आपकी सारी बातें ठीक हैं, मगर काम का एक तरीका होता है। अगर 5 मिनट तक आप अदालत में गवाह पेश ना कर सकें तो हमें अगली पेशी तक कार्रवाई रोकनी पड़ेगी और मुल्ज़िम को जमानत भी देना पड़ेगी। जनाब वाला, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि हम इस मौजूद अदालत में किस बात पे उलझे हुए हैं। जनाब वाला, अगर इनके पास कोई ऐसा सबूत मौजूद है तो इनको चाहिए कि माजिद की गुमशुदगी में मेरे मौक्कल का कोई हाथ है, तो वो इनको चाहिए कि वो सबूत वो गवाह पेश करे। ये बातों को इधर उधर घुमा के मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या साबित करना चाहती हैं। जनाब वाला, मेरे ख्याल के मुताबिक कि अब मजीद इंतजार करना फजूल है। आप अगर केस को जारी रखना चाहते हैं तो अगली पेशी मुकर्रर कर दें। मेरे ख्याल में अब ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है जज साहब, मेरे गवाह पहुंच गए। अदालत की इजाजत हो तो गवाही पेश की जाए। जी जी, इजाजत। जी, कौन है ये? इनका तारुफ ही करवा दें। जज साहब, आज ये खातून अदालत की तारीख बदलने वाली। आज इनकी गवाही के बाद कोई भी बाप, शौहर या भाई अपनी बहन, बीवी या बेटी का इतनी आसानी से कत्ल नहीं करेगा। क्या हमारा मजहब एक लड़की को इजाजत नहीं देता कि वो अपनी मर्जी से शादी करे? क्या इस ख्वाहिश की सजा मौत है? क्या हमारा माशरा या हमारी अदालत एक लड़की को इजाजत नहीं देती कि वो अपनी मर्जी का इजहार करे? जब मजहब, अदालत और माशरा इजाजत देता है तो कोई बाप या भाई उसका कत्ल कैसे कर सकता है? जनाब वाला, हम मौजूद वकील साहबा की ये बातें सुनने के लिए नहीं बैठे। ये काम तो वो अदालत के बाहर भी कर सकते हैं। फिर ये अदालत का वक्त क्यों जाया कर रही है जनाब वाला? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। वकील साहबा, आप गवाह का तारुफ करवाएं। आप मुअज़्ज़ज़ अदालत में मौजूद हैं, आप जो कुछ जानती हैं कह दीजिए। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। साईं, मैं बदनसीब जायदा की माँ हूं और मेरी बदनसीबी ये भी है कि ये मेरा बेटा है। साईं, मैं बड़े मखदूम साईं की इजाजत के बगैर मैंने आज पहली दफा घर से बाहर कदम रखा है। मैंने सारी जिंदगी उनकी फर्मा बरदारी की। नहीं, फर्मा बरदारी नहीं, अताअत की, पैरवी की उनकी। मेरे सर के साईं नहीं हूँ, मेरे पीर भी है। मैं उनकी हर बात पे ईमान ले है। मेरी अपनी कोई पसंद मर्जी, कोई ख्वाहिश नहीं है। बस जो वो साईं कह देते हैं ना, वही मेरा सच होता है। मेरी जाहिदा, मेरी दी मुझसे कहा करती थी, अम्मा साईं, कभी तो अपने दिल की बात कर लिया करें, कभी तो अपने दिल की भी सुन लिया करें। लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ बड़े मखदूम साईं की बात थी, उन्हीं की खुशी थी। मैं बस हमेशा
खामोश रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। जायदा का कोई कसूर नहीं था। उसने मुझे बताया था वो उस लड़के को पसंद करती थी ना, जो यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ता था। उसने मुझे बताया, लेकिन मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने कहा अपने अब्बा की इज्जत के वास्ते चुप हो जा। लेकिन उसको अपने बाप पे बड़ा मान था, उसकी हर बात मानते थे, तो उनके सामने अपने दिल की बात कह गई। बस यही भूल हो गई उससे। पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा। बाप बेटी में बड़ा झगड़ा हो रहा था और फिर ये आ गया। नशे में था शायद। इसने गोली मार दी मेरी जायदा को, मार दिया मेरे बेटे को इसने। मेरा वाला अभी अभी मेरे इल्म में आया है कि मखदूम साहब की बेगम की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है और इनका इलाज चल रहा। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त होगी कि इनकी किसी भी बात का उस वक्त तक यकीन न किया जाए जब तक इनका इलाज हो रहा है। हाँ सही, हाँ सही। मैं तो पागल ही हो गई हूँ जब से अपनी आंखों के सामने अपनी धी का कत्ल देखा ना। मैं ठीक नहीं हूँ मैं सही, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। इसने मेरी बेटी का कत्ल किया है। कौन सी माँ अपने एक को एक बेटे के खिलाफ झूठी गवाही देगी सही? मेरा बेटा है, मेरी जान है, लेकिन इसने मेरी जायदा का कत्ल किया है। इसने मारा उसे, कोई कसूर नहीं था उसका। वो भाग के भी शादी कर सकती थी उस लड़के के साथ, लेकिन अपने बाप और भाई को मनाने के लिए आ गई। ये कसूर था उसका, ये गलती थी उसकी। इसने मार दिया मेरी जायदा को। मुझे मेरे देह के लिए इंसाफ चाहिए। इसको इसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए सही। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मरने के बाद जब जायदा के सामने जाऊं तो कहूं इस दुनिया में उसके साथ कोई नहीं था, पर उसकी माँ खड़ी थी। उसकी माँ थी, हमारी माँ। ये सही मेरी दी का खून है, मेरी दी का खून है। जनाबे वाला, मेरे ख्याल से इस गवाही के बाद किसी और गवाही या सबूत की ज़रूरत नहीं है। इसी गवाही के ज़रिए ज़हीर और ज़ाहिदा के कत्ल का फ़ैसला हो सकता है। लेकिन अगर अदालत मज़ीद तसल्ली करना चाहे तो ज़ाहिदा का पोस्टमार्टम करके उसकी मौत का तयन कर सकती है। That's all. साईं मुझे माफ कर दे। साईं आज मैंने पहली बार आपकी इजाजत के बगैर इस घर से कदम बाहर रखा है। मुझे माफ कर दे, और वो भी अपने बेटे के खिलाफ गवाही देने के लिए। मेरा लाडला बेटा, मुझे कोई खुशी नहीं हुई उसकी सजा पे, लेकिन इतना इत्मीनान जरूर है कि मेरी जायदा को इंसाफ मिल गया। अब मैं मरने के बाद उसके सामने अपना मुंह तो दिखा सकूंगी ना। साईं मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे साईं, मुझे माफ कर दे।
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, चाचा साईं की गद्दी का अकलौता वारिस इनका बेटा मखदूम अनीस इस वक्त जेल में अपने जुर्मों की सजा भुगत रहा है। कानून ने तो उसको जो सजा दी है वो तो उसे मिल के रहेगी, मगर उसके गुनाहों की वजह से चाचा साईं ने उसे अपनी गद्दी, कुर्सी और घर से बेदखल कर दिया। पीर मखदूम दाऊद शाह की ख्वाहिश पर पीर शफकत शाह के बेटे होने के नाते इस गद्दी का अकलौता वारिस पीर मखदूम अल्ताफ शाह मैं हूं। मेरी कोशिश होगी कि इस गद्दी पर बैठकर अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए आप सब लोगों की खिदमत करूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। कभी फुर्सत मिले ना तो सोचना माही, पता चलेगा तुम्हें कि अकेले मुजरिम हम नहीं है, मुजरिम तो तुम भी हो। तुमने हमें बेहैसियत कर दिया माही। लोग अब हमें हमारे नाम से कम और तुम्हारे नाम से ज्यादा जानने लगे। मैंने जिंदगी भर तुमसे बात ना करने का अहद किया था, मगर आज मैं खुद से किया हुआ वादा तोड़ रही हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है, तुम्हारा जुर्म इस काबिल ही नहीं कि तुमसे कोई हमदर्दी करे, मगर तुमने सच कहा था कि मुजरिम सिर्फ तुम नहीं, मैं भी मुजरिम हूँ। और ये एहसास जुर्म मुझे अंदर से ही खाए जा रहा है। तुम अगर कैद की सजा भुगत रहे हो तो मैं भी ज़मीर की अदालत में मुजरिम बनी खड़ी हूँ। मैं इस खत के जरिए अपने जराइम का इकरार करना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी। तुम्हें जैसी बीवी चाहिए थी मैं वैसी नहीं बन सकी। तुम्हें इतना वक्त नहीं दे सकी जितना तुम देना चाहते थे। मैं शायद बीवी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकी, मगर ये सच नहीं है कि मैं तुम्हें कहीं पीछे छोड़कर आगे निकल गई। हशर, हम दोनों कोई रस्मी मियां बीवी तो नहीं थे। हम तो मोहब्बत और एतमाद के मजबूत धागे से बंधे हुए थे। फिर हम एक दूसरे से अलग कैसे हो गए? तुम शायद भूल गए, तुम्ही ने कहा था कि मोहब्बत में एक जमा एक ही होता है। फिर हम दो कैसे हो गए? कैसे? तुमने कैसे सोच लिया कि तुम पीछे रह गए और मैं आगे निकल गई? ये मुमकिन ही नहीं था। अगर तुम्हें ऐसा एहसास हुआ है तो फिर उसकी वजह सिर्फ यही होगी कि तुम्हारी मोहब्बत के सब दावे झूठे थे। और मेरा जुर्म ये भी है कि मैं तुम्हारी झूठी मोहब्बत पर एतबार कर बैठी। तुम्हारी सजा तो चंद सालों में खत्म हो जाएगी, मगर मुझे अपनी जुर्म की सजा सारी उम्र भुगतनी पड़ेगी। हेलो, हाँ साजिद।
खबर से आपको आगाह करें कि हुकूमत मारूफ खानदान और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट माहीन इब्राहिम की एनजीओ पर लगाई गई पाबंदी फौरी तौर पर हटाए जाने का हुक्म दे दिया है। माहीन इब्राहिम की एनजीओ पर फॉरेन फंडिंग और मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने के इल्जामात साबित नहीं हो सके। हुकूमत के इस फैसले के मुतालिक अवाम की क्या राय है, ये भी जानेंगे। आपको बताएं, हुकूमत ने मारूफ खानदान और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट माहीन इब्राहिम की एनजीओ पर लगाई गई पाबंदी फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया है। माहीन इब्राहिम की एनजीओ पर फॉरेन फंडिंग और मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने के इल्जामात साबित नहीं हो सके हैं। तो खबर ये अभी एक मिनट, अरे ये अरे मम्मा आप भी खेलने मेरे साथ। चलो आ जाओ। चले, अब हम दी को पकड़ेंगे। कोई